अब मेरा अगला टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्य और उनके प्रमुख कलाकार। प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो ये विषय काफी महत्वपूर्ण है। आज हम भारत के उन 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे जिन्हें संगीत नाटक अकादमी से मान्यता मिली हुई है। हम देखेंगे कि ये नृत्य किन राज्यों से जुड़े हैं, इनकी पहचान क्या है, जैसे ये लास्य और तांडव क्या होता है, और कौन कौन से कलाकार हैं जो इन शैलियों के लिए जाने जाते हैं। कुछ रोचक पहलू भी सामने आएंगे। चलिए इस विषय को समझते हैं। तो भारत में संगीत नाटक अकादमी ने 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है और लगभग हर नृत्य में 2 मूल भाव दिखते हैं। एक है लास्य, जो कोमलता, श्रृंगार और मतलब स्त्री सुलभ भावनाओं जैसे पार्वती जी से जुड़ा है, और दूसरा है तांडव, जो शक्ति, वीर रस और पुरुषोचित ऊर्जा जैसे शिव जी से उसको दर्शाता है। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही भाव जो है वो नृत्य की आत्मा है। मतलब कहानी कहने का तरीका, भावनाओं को व्यक्त करने का आधार यही बनते हैं, चाहे वो कोमल हो या शक्तिशाली। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम की। इसका उद्गम तमिलनाडु से माना जाता है। इससे जुड़े कुछ जाने माने चेहरे हैं रुक्मिणी देवी अरुणडेल, पद्म सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति तो कई नृत्यों में है। हाँ बिल्कुल। और एक विशेष नाम नर्तकी नटराज जी। सोनल मानसिंह भी इस शैली से जुड़ी हैं। हाँ, और भरतनाट्यम की खासियत है उसकी सटीक ज्यामितीय मुद्राएं, मतलब एकदम परफेक्ट पोजीशंस, तेज लेकिन बहुत नियंत्रित गति होती है, और गहरी अभिनय क्षमता, जिसे अभिनय कहते हैं, चेहरे और शरीर के हाव भाव से कहानी कहना। इसमें संतुलन और स्पष्ट रेखाओं पर बहुत जोर रहता है। अच्छा, अब रुख करते हैं आंध्र प्रदेश का, जहां का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कलाकारों की बात करें तो वेम्पति चिन्ना सत्यम, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्ना सुंदरी जैसे नाम प्रमुख हैं। और यहाँ भी देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई का नाम आता है। जी हाँ, ये कमाल की बात है कि यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई जैसे कलाकार एक से ज्यादा शैलियों में माहिर हैं। ये उनकी प्रतिभा दिखाता है। कुचिपुड़ी की एक खास बात बताऊं, इसमें नाट्य तत्व मतलब ड्रामा बहुत मजबूत होता है। अच्छा। हाँ, कई बार तो इसमें संवाद भी शामिल होते हैं, सिर्फ नृत्य नहीं होता। अच्छा, दिलचस्प है ये तो। अब केरल की बात करें तो यहाँ से 2 शास्त्रीय नृत्य आते हैं। पहला मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम, हाँ। इससे जुड़े कलाकार हैं कनक रेले, सुनंदा नायर, कल्याणी कुट्टी अम्मा, गोपिका वर्मा। ये अपनी लहराती हुई कोमल गतियों के लिए प्रसिद्ध है ना। बिल्कुल, और इसका नाम ही मोहिनी भगवान विष्णु के स्त्री अवतार से प्रेरित है। तो जाहिर है ये नृत्य की सुंदरता, आकर्षण और कोमलता को दर्शाता है। इसमें लास्य भाव की प्रधानता होती है। ओके। और केरल का दूसरा प्रमुख नृत्य है कथकली। कथकली, हाँ, ये काफी नाटकीय होता है। अक्सर पुरुष कलाकार इसे करते हैं ना। ज्यादातर पुरुष ही करते हैं, हाँ। और इसमें वो विस्तृत वेशभूषा और चेहरे पर अलग अलग रंगों का मेकअप होता है। जी, जो चरित्र को दिखाता है। हरा रंग अच्छे चरित्र के लिए, लाल थोड़ा गुस्से वाले या बुरे चरित्र के लिए, ऐसा। अच्छा, प्रमुख कलाकार हैं मृणालिनी साराभाई, कुंजू कुरुप, गोपीनाथ। जी। कथकली अपनी दमदार प्रस्तुति और पौराणिक कहानियों, खासकर महाभारत और रामायण के प्रसंगों के नाटकीय चित्रण के लिए जाना जाता है। इसमें तांडव का प्रभाव बिल्कुल साफ दिखता है। चेहरे के भाव और हाथों की मुद्राएं, जिन्हें हस्त मुद्राएं कहते हैं, वो पूरी कहानी कह देती हैं। कमाल है। अब उत्तर भारत की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश से आता है कथक। कथक, हाँ, इसमें तो बहुत बड़े नाम हैं। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। जी, ये तो लखनऊ घराने के स्तंभ रहे हैं। साथ ही सितारा देवी, शोभना नारायण और कुमुदिनी लाखिया भी प्रमुख हैं। बिल्कुल। और कथक शब्द ही कथा से बना है, मतलब कहानी सुनाना। तो ये नृत्य अपनी तेज फुटवर्क, पैरों की जो जटिल हरकतें होती हैं, वो चक्कर, हाँ, वो चक्कर यानी तेज घुमाव और कहानी कहने की कला के लिए मशहूर है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का प्रभाव दिखता है। हाँ, खासकर लखनऊ घराने में। सही। अच्छा, पूर्वोत्तर चलें तो मणिपुर से है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी, गुरु बिपिन सिंह और झावेरी बहनें, नैना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना, ये प्रमुख चेहरे माने जाते हैं। हाँ, झावेरी सिस्टर्स बहुत प्रसिद्ध है। बिंबावती देवी का नाम भी महत्वपूर्ण है। यह नृत्य बहुत शांत और भक्तिमय प्रकृति का होता है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। मणिपुरी नृत्य अक्सर राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों पर आधारित होता है, खासकर रासलीला।
इसमें शरीर की गतियां बहुत कोमल और लहरदार होती हैं, मतलब लास्य भाव प्रमुख होता है। और एक खास बात यह है कि इसमें आमतौर पर पैरों में घुंघरू नहीं पहने जाते या बहुत हल्के होते हैं, आवाज पर जोर नहीं होता। अच्छा, और असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। सत्रिया, जी। जतिन गोस्वामी और गुरु घनकंता बोरा इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसका उद्भव 15वीं शताब्दी में असम के मठों यानी सत्रों से हुआ। हाँ, जिन्हें वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने स्थापित किया था। सही। और सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा संगीत नाटक अकादमी द्वारा अपेक्षाकृत हाल ही में, मतलब साल 2000 में दिया गया। ओह अच्छा, ये हालिया है। जी, बाकियों की तुलना में इसकी जड़ें भक्ति आंदोलन से जुड़ी हैं और ये अक्सर पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। ठीक है। और सूची में आखिरी है उड़ीसा का ओडिसी नृत्य। ओडिसी। यहाँ कलाकारों में संजुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, जिनका नाम भरतनाट्यम में भी आया था। हाँ, सोनल मानसिंह फिर से। और माधवी मुदगल प्रमुख हैं। यहाँ भी कलाकारों के नाम के अंत में महापात्र या मोहंती जैसा पैटर्न कभी-कभी दिखता है। केलुचरण महापात्रो एक बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल, केलुचरण महापात्र तो ओडिसी के पुनरुद्धार में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और सोनल मानसिंह की बहुमुखी प्रतिभा यहाँ फिर दिखती है। ओडिसी अपनी त्रिभंगी मुद्रा के लिए खास तौर पर जानी जाती है। त्रिभंगी वो क्या होता है? मतलब शरीर 3 हिस्सों में सिर, धड़ और कूल्हे एक खास एस आकार में मुड़ता है जो मंदिरों की मूर्तियों की याद दिलाता है। अच्छा। इसमें लास्य और तांडव दोनों का बहुत सुंदर समावेश होता है। तो ये थी भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की एक कह सकते हैं संक्षिप्त जानकारी। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, मणिपुरी, सत्रिया और ओडिसी। हमने उनके उद्गम राज्यों, कुछ प्रमुख कलाकारों और लास्य तांडव जैसे मूल तत्वों को समझा। ये नृत्य भारत की सांस्कृतिक विविधता और गहराई को कितनी खूबसूरती से दर्शाते हैं। हाँ बिल्कुल। परीक्षा के लिए राज्यों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि याद रहे। तमिलनाडु भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, केरल से 2 हैं मोहिनीअट्टम और कथकली, उत्तर प्रदेश कथक, मणिपुर मणिपुरी, असम सत्रिया और ओडिशा ओडिसी। इतनी विविधता देखना वाकई अद्भुत है। हाँ, और सोचने वाली बात ये भी है कि ये प्राचीन कला रूप जिनकी जड़ें शायद नाट्यशास्त्र जैसे ग्रंथों तक जाती हैं, आज भी कैसे जीवित है और लगातार विकसित हो रहे हैं। आज के कलाकार परंपरा को बनाए रखते हुए उसमें नवीनता कैसे लाते होंगे, ये एक दिलचस्प पहलू है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? टिप्पणी में जरूर बताएं। अब मेरा अगला टॉपिक है भारत के विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण त्योहार। नमस्कार, आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर रहेगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के मतलब एसएससी, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिहाज से काफी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। हम भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसकी एक झलक देखेंगे कुछ खास राज्य और उनके जो उत्सव हैं उनके जरिए। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है कि ये त्योहार सिर्फ आप कहें उत्सव नहीं है जी। ये तो उस जगह की परंपरा, इतिहास और जो सामाजिक ताना बाना है उसका एक तरह से आईना है। सही कहा। तो इनको जानना मतलब भारत को और बेहतर समझना। जी। खासकर परीक्षाओं में जो संस्कृति वाले सवाल आते हैं उनके लिए बहुत अहम है। तो फिर आंध्र प्रदेश से ही शुरू करते हैं। हाँ करते हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए उगादी है जो तेलुगु नववर्ष है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, उगादी। हाँ, और फिर देवी माँ के लिए दुर्गम्मा और यल्लमा जतारा जैसे त्योहार हैं। विशाखा उत्सव भी मनाया जाता है वहाँ। ओके, और अगर हम थोड़ा पूर्वोत्तर की तरफ जाएं, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में तो कई सारे जनजातीय त्योहार हैं, जैसे सुलुंग है, मोपेन है, ये ज्यादातर कृषि से जुड़े हुए हैं। और लोसर भी है। लोसर तो तिब्बती कैलेंडर के अनुसार नया साल होता है। ड्री, चलो लोकू, ये सब भी अरुणाचल की ही पहचान है। और पूर्वोत्तर में ही अगर असम की बात करें तो पहला नाम दिमाग में बिहू का ही आता है। ये तो सबसे खास है वहाँ का, है ना? निश्चित रूप से। बिहू तो मतलब असम की जान है, पर बिहू भी असल में 3 अलग-अलग त्योहार हैं। अच्छा। 3? हाँ। एक है रोंगाली या बोहाग बिहू जो वसंत और नए साल का प्रतीक है। फिर है भोगाली या माघ बिहू, ये फसल कटाई के समय का है। और तीसरा है कुंगाली या काटी बिहू, ये थोड़ा संयम और कम फसल वाला समय होता है। अरे वाह, ये तो काफी विस्तृत है। बिल्कुल।
और सिर्फ बिहू ही नहीं, असम में कामाख्या मंदिर का अंबुबाची मेला है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। फिर माजुली द्वीप का अपना उत्सव है। और जो आदिवासी समुदाय हैं उनके बैशागु, रोंगकेर, मेदम मेफी जैसे त्योहार। मतलब असम की संस्कृति बहुत समृद्ध है। ये तो है। चलिए अब थोड़ा मैदानी इलाकों में आते हैं, बिहार की तरफ। छठ पूजा, इसका तो मतलब एक अलग ही स्थान है। हाँ, छठ पूजा तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी पहचान है। सूर्य देव की उपासना का पर्व है ये। सही। छठ के अलावा भी हैं, जैसे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक सामा चकेवा, बिहुला पर्व है, और सोनपुर पशु मेला, वो तो कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। हाँ, सुना है उसके बारे में। और राजगीर महोत्सव भी होता है। ठीक है। अब छत्तीसगढ़, वहाँ का दशहरा वो काफी अनोखा माना जाता है। बिल्कुल सही। बस्तर दशहरा सामान्य दशहरे जैसा नहीं है। ये तो 75 दिनों तक चलता है। 75 दिन? हाँ, और इसमें राम रावण कथा की जगह स्थानीय देवी देवताओं की पूजा मुख्य होती है। दंतेश्वरी देवी की पूजा। इसके अलावा हरेली, पोला, मड़ई जैसे त्योहार भी हैं जो कृषि और आदिवासी संस्कृति से जुड़े हैं। गोंचा, कर्मा भी वहीं के हैं। चलिए अब थोड़ा तटीय राज्य गोवा की तरफ चलते हैं। गोवा का नाम आते ही कार्निवल और आजकल सनबर्न फेस्टिवल याद आता है। हाँ, वो तो है ही, खासकर युवाओं में बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन गोवा की जो अपनी स्थानीय संस्कृति है वो शिगमो जैसे वसंतोत्सव में दिखती है। शिगमो? हाँ, शिगमो। और मॉनसून में साओ जाओ मनाया जाता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बॉन्डरम है, थ्री किंग्स फेस्टिवल है, ये सब गोवा के अपने रंग हैं। ग्रेप एस्केपेड भी होता है। अच्छा, अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात का रण उत्सव, कच्छ का रण उत्सव, वो तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत फेमस हो गया है। फिर नृत्य महोत्सव होता है। माधोपुर मेला है, शामलाजी मेला, वॉठा मेला, ये सब गुजरात की सांस्कृतिक पहचान है। हरियाणा का क्या? सूरजकुंड मेला काफी मशहूर है शायद। हाँ, सूरजकुंड मेला तो एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल भी होता है। और जो स्थानीय लोक परंपराएं हैं उनमें गुग्गा नौमी और गणगौर जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। चलिए अब पहाड़ों की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश, यहाँ शायद लोसर यहाँ भी होता है। हाँ, लोसर तो तिब्बती प्रभाव वाले कई क्षेत्रों में है। हिमाचल में हल्दा और साजो जैसे त्योहार भी नए साल से जुड़े हैं। और चंबा का मिंजर मेला वो बहुत प्रसिद्ध है। मिंजर मेला, हाँ। और फुलाइच, जिसे फूलों का त्योहार कहते हैं, पोरी त्योहार, सैर, चैत्रोल, ये सब हिमाचल की घाटियों के अपने उत्सव हैं। ठीक है। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो वसंत में वो ट्यूलिप फेस्टिवल होता है ना? हाँ, श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन फेस्टिवल बहुत खूबसूरत होता है। और डल झील में शिकारा फेस्टिवल, ये पर्यटन के लिए भी काफी अहम है। बिल्कुल। अब झारखंड, यहाँ आदिवासी संस्कृति का प्रभाव ज्यादा होगा शायद। निश्चित रूप से झारखंड की आत्मा उसकी आदिवासी संस्कृति में बसती है। सरहुल, जो प्रकृति पूजा का पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। करम उत्सव है, जावा, सोराई, भगत परब, टुसु परब, रोहिणी, ये सब त्योहार यहाँ की संस्कृति की झलक देते हैं। अब थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं। कर्नाटक, हम्पी उत्सव, ये तो ऐतिहासिक है। हाँ, हम्पी उत्सव विजयनगर साम्राज्य की याद दिलाता है, बहुत भव्य होता है। और कंबाला, वो जो पारंपरिक भैंसों की दौड़ होती है। हाँ, देखा है। इसके अलावा श्रवणबेलगोला में हर 12 साल पर महामस्तकाभिषेक होता है। पतद्दकल का शास्त्रीय नृत्य महोत्सव है। उगादी, जो कन्नड़ नववर्ष है, वो तो है ही। केल्पोहूद, डोम्बे हब्बा, गौरी हब्बा, करगा जैसे और भी कई उत्सव हैं। अब आते हैं केरल, गॉड जोन कंट्री। यहाँ का त्रिशूरपुरम हाथियों की परेड के लिए बहुत फेमस है। बहुत ज्यादा। त्रिशूरपुरम अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, खासकर वो हाथियों का जमावड़ा। लेकिन केरल में ओणम सबसे बड़ा त्योहार है, फसल कटाई का। ओणम, हाँ। फिर विशु है, जो मलयाली नववर्ष है। थेयम, वो एक बहुत ही रंगारंग और अद्भुत अनुष्ठानिक नृत्य है। प्रसिद्ध वल्लम काली, मतलब नौका दौड़, बोट रेस। हाँ वही। और सबरीमाला का मकर विलक्कू पर्व। अट्टुकल पोंगल भी है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भाग लेती हैं। पैनकुनी, आरट्टू, निशागंधी फेस्टिवल भी होते हैं। बहुत सारे हैं केरला में भी। और अंत में लद्दाख, यहाँ तो बौद्ध संस्कृति का प्रभाव साफ दिखता होगा। बिल्कुल, लद्दाख में बौद्ध धर्म और संस्कृति का गहरा प्रभाव है। हेमिस महोत्सव, जो गुरु पद्म संभव को समर्पित है, ये शायद वहां का सबसे बड़ा मठ उत्सव है। हेमिस? हाँ। फिर साका दावा, जो बुद्ध पूर्णिमा के आसपास होता है।
और लोसर यानी तिब्बती नववर्ष ये लद्दाख के प्रमुख त्योहार है। वाह, तो ये तो भारत के कुछ ही राज्यों के प्रमुख त्योहारों की एक झलक थी। मतलब कितनी ज्यादा विविधता है, कितने रंग है। सचमुच हर त्योहार की अपनी कहानी, अपनी मान्यताएं, अपनी परंपराएं हैं और यही जो विविधता है, यही भारत की असली पहचान और खूबसूरती है। परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो इन त्योहारों का जो सांस्कृतिक महत्व है, किस क्षेत्र से जुड़े हैं, किस चीज का प्रतीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ याद करने वाले नाम नहीं है, ये हमारी जीती जागती विरासत है। और सोचने वाली बात ये भी है कि ये त्योहार सिर्फ संस्कृति को ही नहीं बचाते, बल्कि स्थानीय कलाओं को, कारीगरों को, समुदायों को और वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी कितना बल देते हैं ना। बिल्कुल। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है। चलिए, तो इस जानकारी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सीखते रहें। तो चलिए भारत के कुछ प्रमुख त्योहारों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये जानना काफी अहम होता है ना। हाँ बिल्कुल, कि कौन सा त्योहार किस राज्य का है, क्यों मनाया जाता है। अक्सर सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं। हाँ, या फिर वो मैच द कॉलम वाले। जी, और कभी-कभी तो सिर्फ नाम नहीं, उसकी पीछे की कहानी या मतलब भी जानना जरूरी हो जाता है, खासकर जो थोड़े एनालिटिकल सवाल होते हैं उनके लिए। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि जो जानकारी है उससे इन त्योहारों की मुख्य बातें समझी जाएं। बिल्कुल। जैसे कई बार सुनते हैं लाई होरोबा, अब ये कहाँ का है, क्यों है ना। तो आइए ऐसे ही कुछ त्योहारों को थोड़ा पास से देखते हैं। मध्य प्रदेश से शुरू करें। हाँ, क्यों नहीं। मध्य प्रदेश तो मतलब सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। देखिए, वहाँ भोपाल में लोकरांग उत्सव होता है जो लोक कलाओं को समर्पित है। अच्छा। और खजुराहो नृत्य समारोह, वो तो खैर शास्त्रीय नृत्य का एक बहुत बड़ा मंच है, सब जानते हैं। हाँ, वो तो काफी प्रसिद्ध है। जी, और एक और दिलचस्प त्योहार है वहाँ, भगोरिया हाट। हाँ, इसका जिक्र सुना है। ये सिर्फ मेला नहीं है, मतलब ये भील और भिलाला जनजातियों के लिए जीवन साथी चुनने का एक पारंपरिक अवसर भी माना जाता है। हो, ये तो बड़ी अनोखी बात है। सामाजिक महत्व भी हुआ इसका मतलब। बिल्कुल। और हाँ, तानसेन संगीत समारोह का जिक्र करना भी जरूरी है। ग्वालियर में शास्त्रीय संगीत के लिए उसका महत्व बहुत ऊंचा है। सही। अच्छा, अब जरा महाराष्ट्र की तरफ चलें। वहाँ गुड़ी पड़वा तो नए साल के लिए होता है। हाँ, गुड़ी पड़वा नए साल का प्रतीक है। और फिर गणेश चतुर्थी, उसका उत्साह तो मतलब पूरे देश में देखने को मिलता है, पर महाराष्ट्र में तो बात ही अलग है। हाँ, वो तो शायद सबसे बड़ा सार्वजनिक उत्सव है वहाँ का। जी बिल्कुल। इसके अलावा मुंबई में वो काला घोड़ा कला महोत्सव होता है। हाँ, आर्ट फेस्टिवल। जी, कला प्रेमियों के लिए बहुत अहम है। अलग अलग तरह की कलाएं वहां देखने को मिलती हैं। और क्योंकि समुद्र तटीय इलाका है, तो नरली पूर्णिमा मछुआरों का एक खास त्योहार है वो। अच्छा, अब थोड़ा पूर्वोत्तर की ओर बढ़ते हैं। मणिपुर का नाम आते ही, जैसा आपने कहा, लाई हरोबा दिमाग में आता है। जी, क्या खासियत है इसकी? देखिए, लाई हरोबा मणिपुर की जो प्राचीन मेती संस्कृति है ना, उसका आईना है एक तरह से। इसमें पारंपरिक नृत्य और संगीत के जरिए सृष्टि की रचना और देवताओं का आवाहन किया जाता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये पूरी एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा है। वाह, मतलब काफी गहरा महत्व है इसका। जी, और इसके साथ ही कांग जात्रा और डोल जात्रा भी मणिपुर में मनाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मेघालय में वो 100 ढोलों का त्योहार वांगला, ये नाम सुनने में कितना दमदार लगता है। हाँ, है भी वैसा ही। वांगला असल में गारो जनजाति का फसल कटाई के बाद मनाए जाने वाला धन्यवाद उत्सव है। और इसमें एक साथ 100 ढोल बजाए जाते हैं। 100 ढोल एक साथ? जी हाँ, ये उनकी सामाजिक एकता और प्रकृति के प्रति जो उनका आभार है, उसका प्रतीक है। इसके अलावा नोंगक्रेम और बेहदीन खलम भी हैं, जो खासी और जयंतियां जनजातियों के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। अद्भुत। और नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, उसे तो त्योहारों का त्योहार कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। वो इसलिए क्योंकि ये दिसंबर में होता है और नागालैंड की लगभग सभी प्रमुख जनजातियों को एक ही मंच पर ले आता है। अच्छा। हाँ, वहाँ उनकी कला, उनके नृत्य, पारंपरिक खेल, खाना, सब कुछ देखने को मिलता है। ये राज्य की जो विविध सांस्कृतिक विरासत है ना, उसको दिखाता है। और सेक्रेनी और मुआत्सु मोंग भी वहाँ के महत्वपूर्ण जनजातीय उत्सव हैं। चलिए अब जरा ओडिशा चलते हैं।
पुरी की रथ यात्रा, हाँ, उसकी भव्यता तो मतलब जग जाहिर है। निश्चित रूप से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वो रथ यात्रा दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिनी जाती है। सही बात है। ओडिशा में और भी हैं, जैसे नुआखाई। हम्म। ये नई फसल के स्वागत में मनाया जाता है। कृषि का महत्व दिखाता है ये त्योहार। हाँ, नुआखाई। जी। फिर कोणार्क महोत्सव है, जहाँ शास्त्रीय नृत्य और संगीत का संगम होता है। और छऊ, वो एक पारंपरिक मुखौटा नृत्य है जो वहाँ बहुत लोकप्रिय है। ठीक है। अब आते हैं पंजाब पर। लोहड़ी और बैसाखी का जिक्र तो आता ही है। हाँ, लोहड़ी सर्दियों के अंत और फसल की बुवाई से जुड़ा है, और बैसाखी तो फसल कटाई और सिख नववर्ष दोनों का प्रतीक है। जोश देखते ही बनता है वहाँ। बिल्कुल। और हाँ, होला मोहल्ला भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने शुरू किया था इसे, और ये सिख समुदाय के शौर्य और सैन्य कौशल का प्रदर्शन करता है। अच्छा, राजस्थान की बात करें तो? वहाँ के मेले बड़े मशहूर हैं। पुष्कर मेला, गणगौर। हाँ। पुष्कर मेला तो सिर्फ ऊंटों का मेला नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक है, और उसका धार्मिक महत्व भी बहुत है। पवित्र पुष्कर झील के किनारे लगता है। जी। भगवती की पूजा करती हैं। फिर जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल है, नागौर का पशु मेला है। राजस्थान की रंगीन संस्कृति की झलक मिलती है इनमें। सही कहा। अच्छा, सिक्किम में लोसर और लुसुंग का जिक्र आता है। ये किन समुदायों से जुड़े हैं? लोसर जो है वो तिब्बती नववर्ष है, और लुसुंग भूटिया समुदाय का नववर्ष और फसल कटाई का उत्सव है। दोनों ही बौद्ध संस्कृति से गहरे जुड़े हुए हैं। बौद्ध संस्कृति से? जी। और वहाँ सागा दावा भी मनाया जाता है, जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन होता है। बौद्ध अनुयायियों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है ये दिन। अच्छा, अब जरा दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं। तमिलनाडु का पोंगल तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, पोंगल तो 4 दिन चलता है। फसल उत्सव है ये। भोगी पोंगल, फिर सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कानू पोंगल। हर दिन का अपना अलग महत्व है। 4 दिन? जी। और इसी समय वो जलीकट्टू का आयोजन भी होता है, जिसपे काफी चर्चा भी रहती है। हाँ हाँ। इसके अलावा थाईकसन है, जो भगवान मुरुगन को समर्पित है, और पुथांडु, जो तमिल नववर्ष है। ठीक है। और तेलंगाना, वहाँ बोनालू और बतुकम्मा जैसे नाम सुनने में आते हैं। ये क्या है? बुनालू एक तरह का धन्यवाद त्योहार है, जिसमें देवी महाकाली को विशेष भोजन, जिसे बोनम कहते हैं, वो चढ़ाया जाता है। अच्छा, बोनम। जी। और बथुकम्मा तो बहुत ही अनोखा फूलों का त्योहार है। महिलाएं फूलों से ऐसी शंकु के आकार की संरचनाएं बनाती हैं और फिर उनके चारों ओर पारंपरिक नृत्य करती हैं। बहुत रंगीन होता है। फूलों का त्योहार, ये तो वाकई अलग है। हाँ, और एक और है मेदारम जात्रा। इसे सम्मक्का सारक्का जात्रा भी कहते हैं। कहते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। सबसे बड़ा जनजातीय मेला एशिया का? ये तो महत्वपूर्ण जानकारी है। जी हाँ। चलिए आखिर में पश्चिम बंगाल चलते हैं। वहाँ दुर्गा पूजा की धूम तो सब जानते हैं। हाँ, दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, वो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है। उसमें कला, समुदाय, उत्सव सबका एक अद्भुत मेल देखने को मिलता है। बिल्कुल। और इसके अलावा बंगाली नववर्ष यानी पोयला बैसाख, वो भी बहुत उत्साह से मनाते हैं। और शांति निकेतन का पौष मेला, जो रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा है, वो भी वहाँ की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। वाकई भारत तो त्योहारों का देश है। हर राज्य की अपनी एक अनूठी पहचान, अपनी एक झलक इन उत्सवों में दिखती है। कहीं फसल, कहीं मौसम, कहीं इतिहास, कहीं आस्था, सबका संगम है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात भी है कि कैसे ये इतने सारे अलग अलग त्योहार, जो अलग अलग समुदायों और क्षेत्रों से जुड़े हैं, फिर भी कहीं ना कहीं भारत की उस भावना को दर्शाते हैं जिसे हम अनेकता में एकता कहते हैं, है ना? सही कहा। ये विविधता ही तो हमारी ताकत है। जी। तो ये सवाल उठता है कि इन विविध उत्सवों का मनाया जाना हमारी साझा विरासत को किस तरह और ज्यादा मजबूत करता है। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। अब मेरा अगला टॉपिक है भारत के लोक नृत्य। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए ये विषय काफी महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। हमारे देश की संस्कृति कितनी रंगारंग है, और ये विविधता इन लोक नृत्यों में साफ झलकती है। सही कहा। तो चलिए इस सांस्कृतिक खजाने की गहराई में उतरते हैं और कुछ प्रमुख नृत्यों पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल सही कहा।
इन नृत्यों को जानना सिर्फ जैसे आपने कहा नाम और राज्य याद रखना नहीं है, हाँ, बल्कि ये उस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, वहाँ के लोगों के जीवन मतलब उनके उत्सवों को समझने का एक जरिया है। सूची तो देखिए बहुत लंबी है, परंतु हम कुछ ऐसे खास नृत्यों पर ध्यान देंगे जो अक्सर परीक्षाओं में भी आते हैं और हमें भारत की अनोखी छवि दिखाते हैं, उनका जिक्र आता है। जी हाँ। भम्मा कलापम में तो अक्सर भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की कहानी होती है, तो ये एक तरह का नाट्य रूप भी है। अच्छा। और वीर नाट्यम जैसा नाम से ही लग रहा है, वीर रस से भरा है और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। ओके। इसके अलावा लैम्बार्डी भी है जो बंजारा समुदाय का नृत्य है, और एक बुट्टा बोमालू जिसमें वो बड़े बड़े मास्क या बोमालू पहनकर नाचते हैं। ओह वाओ, अलग अलग नाम है काफी। हाँ, बुर्रा कथा, भिमसा, कोलाटम जैसे अन्य रूप भी हैं वहाँ। हर एक का अपना अलग फ्लेवर है। ये तो बहुत दिलचस्प है कि हर नृत्य के पीछे एक अलग ही मतलब रंग है। अब अगर हम थोड़ा पूर्वोत्तर की तरफ चलें तो असम। असम का नाम आते ही बिहू याद आता है। हाँ, बिहू तो असम की जान है। फसल के उत्सव से जुड़ा है, किसानी जीवन का जश्न मनाता है, वो तो है ही। बिल्कुल। लेकिन असम में सिर्फ बिहू ही नहीं है, वहाँ भोरताल नृत्य भी है जो सत्रिया संस्कृति से जुड़ा है। उसमें वो तेज गति से सिंबल्स बजाते हैं। अच्छा। फिर एक बगुरुम्बा है जो बोडो जनजाति का एक बहुत ही खूबसूरत नृत्य है, प्रकृति से प्रेरित लगता है। और झूमर और अली ए इलिगांग जैसे नृत्य भी असम की लोक संस्कृति का हिस्सा हैं। अच्छा, काफी वैरायटी है वहां भी। और अगर हम पश्चिम की ओर देखें तो गुजरात, गरबा और डांडिया रास तो नवरात्रि में पूरे देश में धूम मचाते हैं। बिल्कुल, गरबा और डांडिया तो गुजरात की शान है, सबको पता है। लेकिन वहाँ भवाई भी है। भवाई? हाँ, ये एक लोक नाट्य रूप है, मतलब थिएटर फॉर्म है जिसमें सामाजिक संदेश भी होते हैं कभी-कभी। इंटरेस्टिंग। और टिप्पणी नृत्य ये मेहनतकश महिलाओं द्वारा किया जाता था, खासकर जब घर की छत या जमीन बन रही हो उस वक्त। ओह। काम से जुड़ा हुआ। जी। हुदो, पधार और सिद्धि धमाल जैसे नृत्य भी हैं। सिद्धि धमाल तो अफ्रीकन मूल के सिद्धि समुदाय की देन है गुजरात में। एक ही राज्य में इतनी अलग अलग तरह की परंपराएं। गजब है। हाँ बिल्कुल। इसी तरह अगर हम पहाड़ों की तरफ देखें, जैसे हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, वहाँ के नृत्य कैसे अलग हैं? वहाँ का माहौल अलग है, ठंडा इलाका, पहाड़ी जीवन, तो नृत्य भी अलग है। हिमाचल का नाटी एक सामुदायिक नृत्य है। नाटी? हाँ, नाटी, जिसमें लोग एक लाइन में हाथ पकड़कर धीरे धीरे नाचते हैं। बहुत शांत सा लगता है। फिर धमान, झोरा, झाली, छम भी हिमाचल के हैं। ओके। और जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर का रूफ बहुत प्रसिद्ध है। ये महिलाएं वसंत ऋतु में करती हैं, आमने सामने खड़े होकर। लूफ सुना है इसके बारे में? हाँ। और भंड पात्र वहाँ का पारंपरिक लोक नाट्य है जिसमें काफी व्यंग और मनोरंजन होता है। अच्छा, सैटायर जैसा। हाँ, कुछ उस तरह का। फिर कुद, डमाली और हिकात भी वहीं के नृत्य हैं। ये नृत्य वहाँ के ठंडे मौसम और पहाड़ी जीवन की झलक देते हैं। अब थोड़ा मध्य भारत की तरफ आते हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़। वहाँ कर्मा नृत्य काफी सुना जाता है, खासकर आदिवासी समुदायों में। जी हाँ, कर्मा नृत्य। ये कर्म यानी भाग्य और काम के देवता को समर्पित है और फसल के मौसम से भी जुड़ा है। दोनों ही राज्यों में मिलता है। अच्छा। इसके अलावा झारखंड में पाइका एक युद्ध नृत्य है, और छऊ नृत्य जिसका एक रूप झारखंड में भी मिलता है। वो मुखौटे पहनकर किया जाता है और रामायण महाभारत की कहानियां कहता है। छऊ तो शायद ओडिशा और वेस्ट बंगाल में भी है ना? हाँ, उसके अलग अलग स्टाइल्स हैं। फागवा, मुंडारी, सांथाली नृत्य भी हैं झारखंड में। और छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में सुवा नृत्य है जिसमें महिलाएं तोता बनकर नाचती हैं। और पांडवानी, ये बहुत अनोखा है। पांडवानी? महाभारत से जुड़ा है। बिल्कुल। महाभारत की कथा का वचन और नृत्य होता है इसमें। तीजन माई का नाम बहुत मशहूर है इसके लिए। हाँ, सुना है। और पंथी, गौरमरिया, सैला, झूमर भी यहाँ की लोक धाराएं हैं। और दक्षिण में केरला और कर्नाटका, वहाँ की परंपराएं भी बहुत समृद्ध है। निश्चित रूप से। केरला का ओत्तम थुलाल एक सोलो नृत्य नाटिका है जिसमें व्यंग्य और हास्य का पुट होता है। ओके, सोलो परफॉर्मेंस। हाँ। और थेयम, ये एक अनुष्ठानिक नृत्य है जिसमें देवी देवताओं का आवाहन होता है और वेशभूषा, आप पूछ रही थी ना, बहुत विशाल और अलंकृत होती है, एकदम डिवाइन लगता है। अच्छा। तो ये कलियात्तम, कोलाकाली भी केरला के हैं। और कर्नाटक का यक्षगाना, ये तो एक बहुत ही जीवंत नृत्य नाटिका है। पौराणिक कथाएं होती हैं इसमें। यक्षगाना। हाँ। हाँ।
और डोलू कुनिथा, एक जोशीला ढोल नृत्य है जो वीर रस से भरा होता है। कारगा, वीरगा से और भूता आराधने जैसे रूप भी कर्नाटक की सांस्कृतिक धरोहर हैं। हरियाणा और मध्य प्रदेश के बारे में भी कुछ बताइए। हरियाणा में धमाल नृत्य है। ये पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किया जाता है। फाग नृत्य होली के अवसर पर होता है। फाग होली से जुड़ा है। हाँ, ठीक है। झूमर, मंजीरा, लूर और धप भी हरियाणा के लोक नृत्यों में शामिल हैं। और मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में जवारा नृत्य फसल काटने के बाद जश्न के तौर पर होता है। और मटकी नृत्य ये काफी पॉपुलर है, जिसमें महिलाएं सर पर मटकी रखकर संतुलन बनाते हुए नाचती हैं। अच्छा, बैलेंस वाला डांस। जी, फुलपति, तरताली, सैला और माच जैसे अन्य नृत्य भी मध्य प्रदेश की पहचान है। वाह, ये तो सच में भारत की सांस्कृतिक विविधता की एक एकदम अद्भुत झलक थी। कितने सारे नाम, इतनी सारी परंपराएं, इन सब में मतलब याद रखने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? मुख्य बात ये समझना है कि हर लोक नृत्य अपने आप में एक कहानी है, एक इतिहास है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये उस समाज का आईना है। सही बात है। उनके विश्वास, उनके त्योहार, उनका इतिहास, उनका अपने परिवेश से रिश्ता, सब कुछ झलकता है इनमें। तो परीक्षा के लिए नाम और राज्य मिलाना जरूरी है, वो तो है ही। हाँ, मैच द फॉलोइंग जैसे सवालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसके पीछे की सांस्कृतिक समृद्धि को भी थोड़ा समझ लें तो ये ज्ञान और भी गहरा हो जाता है, याद रखना भी आसान हो जाता है शायद। बिल्कुल सही। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नाम और उनसे जुड़े राज्य नोट करना तो फायदेमंद है ही, लेकिन ये समझ भी काम आएगी जैसे आपने कहा। और इससे एक और सोच बढ़ती है। हमेशा ये सोचना चाहिए कि आखिर कोई खास नृत्य उस क्षेत्र में ही क्यों पनपा। क्या वहां की भौगोलिक स्थिति का असर है, या लोगों के काम धंधे का, या किसी ऐतिहासिक घटना का? ये अच्छा पॉइंट है। ये सवाल हमें उस जगह और वहां के लोगों को मतलब बेहतर समझने में मदद करते हैं। सिर्फ फैक्ट्स रटने से आगे की बात है ये सुनकर जरूर ख्याल आता होगा कि इतनी सारी अनोखी नृत्य शैलियों में से कौन सी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, या जिसके बारे में और जानने की उत्सुकता हुई। आप क्या सोचते हो, कौन सा लोक नृत्य आपको सबसे इंट्रीगिंग लगा? कमेंट में जरूर बताएं। अब मेरा अगला टॉपिक है भारत के कुछ प्रमुख लोक नृत्य यानी फोक डांसेस। हाँ, ये विषय एसएससी, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए खासकर आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर सवाल आते हैं इससे। और ये सिर्फ मतलब नाम रटने वाली बात नहीं है। सही कहा। हर लोक नृत्य के पीछे ना उस जगह की एक कहानी है, एक परंपरा है। तो आज हम कुछ खास राज्यों के नृत्यों पर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे ताकि वो याद भी रहे और समझ भी आए। हाँ, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा तो बेहतर है। तो शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। हाँ, महाराष्ट्र। लावणी का नाम तो सबने सुना होता है। हाँ। पर इसके अलावा लावणी तो है ही महाराष्ट्र की पहचान जैसी है, तेज, नाटकीय। हाँ, लेकिन उसके साथ कोली नृत्य भी है, वो मछुआरे समुदाय का है। अच्छा, खोली? हाँ, उनके जीवन को दिखाता है। फिर लेजिम है जिसमें वो छोटे मंजीरे जैसे। हाँ, देखा है। और तमाशा भी है, वो तो लोक नाट्य है जिसमें डांस भी होता है। राइट, तमाशा। तो कोली, लेजिम, तमाशा, लावनी, ठीक है। हाँ, ये कुछ प्रमुख है वहाँ के। गफा, मौनी, धनागरी गजा भी हैं, पर ये ज्यादा पूछे जाते हैं। समझ गया। चलिए अब महाराष्ट्र से थोड़ा पूर्वोत्तर चलते हैं, मणिपुर। हाँ, मणिपुर बड़ी रिच संस्कृति है वहाँ की। वहाँ का थंगता सुना है? तो मार्शल आर्ट फॉर्म जैसा। बिल्कुल, थंगता तो एकदम युद्ध कला है। थांग मतलब तलवार और ता मतलब भाला। ओह, बहुत प्रभावशाली है। लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, पुंगछोलम है। पुंगछोलम। हाँ, ड्रम के साथ एकदम जोशीला नृत्य है। फिर लाई हरोबा जैसे अनुष्ठानिक नृत्य हैं, देवी देवताओं से जुड़े हुए। और रासलीला का भी अपना अलग महत्व है वहाँ। जगोई, खंभा थ्वेबी, ये भी है। मतलब काफी वैरायटी है वहाँ भी, युद्ध कला से लेकर भक्ति तक। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब आते हैं राजस्थान, रंगों का प्रदेश। घूमर तो बहुत फेमस है। अरे घूमर तो है ही, महिलाएं करती हैं विशेष अवसरों पर वो घेरेदार घाघरे। हाँ, और चक्कर लेते हुए जो मूवमेंट्स होते हैं, बहुत सुंदर लगता है। सही में। और कालबेलिया, वो भी तो राजस्थान का है। हाँ, कालबेलिया सेपेरा समुदाय का नृत्य है ये। उनकी लचक और वो सांप जैसी मुद्राएं, हाँ, देखा है वीडियोस में। बहुत बहुत आकर्षक है। और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ओह, ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बिल्कुल। इसके अलावा वहाँ
गनागौर पे नृत्य होता है, तेरह ताली है, सुईशिनी, चारी, काफी हैं। 13 ताली, सही। तो राजस्थान में घूमर, कालबेलिया, 13 ताली, ये खास हो गए। हाँ, ये याद रखने लायक है। ठीक है, अब थोड़ा उड़ीसा चलते हैं। वहाँ छाऊ काफी सुना है। हाँ, उड़ीसा में छाऊ का मयूरभंज रूप मिलता है। अच्छा, मयूरभंज छाऊ, इसकी क्या खासियत है? इसमें मास्क नहीं पहनते, दूसरे छाऊ फॉर्म्स में पहनते हैं। यहाँ भावनाएं मतलब पूरी बॉडी मूवमेंट से दिखाते हैं। ओह इंटरेस्टिंग, बिना मास्क के। हाँ, और घोटी पुआ है, ये भी बड़ा यूनिक है। इसमें छोटे लड़के महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं। अच्छा, हाँ, और कहते हैं कि उड़ीसी क्लासिकल डांस का विकास इसी से हुआ है। अरे वाह, ये कनेक्शन तो पता नहीं था, घोटी पुआ से ओडिसी। फिर संबलपुर में दलखाई है, त्योहारों पर होता है। घूमरा है, दंडा नाता है, बाग नाचा भी है। बाग नाचा, टाइगर डांस। हाँ, वैसा ही कुछ काफी लोकप्रिय है। कर्मा, रनापा भी उड़ीसा के हैं। सही है, उड़ीसा में भी काफी कुछ है। अब जरा दक्षिण भारत में चलते हैं, तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु, वहाँ भी काफी अलग अलग तरह के नृत्य हैं, जैसे कोलात्तम। कोलात्तम कैसा होता है? लोग डंडियों से खेलते हुए नृत्य करते हैं, गुजरात के डांडिया जैसा थोड़ा, पर अलग स्टाइल में। अच्छा, डंडियों वाला, ठीक है। फिर सिलम्बत्तम है, ये भी एक मार्शल आर्ट है, लाठी के साथ, जो नृत्य का रूप भी लेता है। मार्शल आर्ट्स काफी नृत्यों से जुड़े हुए हैं लगता है। हाँ, वो तो है। फिर ओइलात्तम है, इसे पुरुष करते हैं, हाथ में रुमाल लेकर घूमते हुए। ओइलात्तम, ठीक है। और देवरात्तम, इसका मतलब ही है देवताओं का नृत्य। अच्छा, और वो कबाड़ी, वो भी तो तमिलनाडु का है ना? हाँ, कावड़ी अट्टम, ये तो मुरुगन भगवान की भक्ति में करते हैं। कंधे पर वो भारी कावड़ी उठाकर नृत्य करते हैं। बहुत कठिन होता है ये। हाँ, सुना है इसके बारे में, भक्ति और नृत्य का कमाल का संगम। बिल्कुल। कुम्मी, कुदिरई अट्टम भी वहाँ के लोक नृत्य हैं। ग्रेट। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। यूपी में तो रासलीला, रामलीला, ये सब तो बहुत लोकप्रिय हैं। हाँ, बिल्कुल। रासलीला और रामलीला तो हैं ही, भगवान कृष्ण और राम के जीवन पर आधारित लोक नाट्य हैं ये, जिनमें नृत्य भी होता है। हाँ, इसके अलावा चरकुला नृत्य है, ब्रज क्षेत्र का, ये बड़ा अद्भुत है। चरकुला क्या होता है इसमें? महिलाएं सर पे एक भारी पहिए जैसा स्ट्रक्चर रखती हैं, जिस पर कई सारे दिए जलते रहते हैं और उसके साथ डांस करती हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत चैलेंजिंग लगता है। हाय, बिल्कुल। फिर नौटंकी है, जो एक लोकनाट्य शैली है, उसमें संगीत, नृत्य सब होता है। कजरी है, जो मानसून में गाते हैं और उस पर नृत्य भी करते हैं। ख्याल दादरा भी यूपी से जुड़े हैं। सही है, चारकुला, नौटंकी, कजरी, यूपी के लिए ये याद रखना। अच्छा, अंत में वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। वहाँ भी छाऊ का एक रूप मिलता है शायद। हाँ, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया छाऊ मिलता है। ये अपने बड़े और मतलब बहुत सुंदर मुखौटों, मास्क के लिए जाना जाता है। अच्छा, तो उड़ीसा वाले में मास्क नहीं, यहाँ मास्क है। हाँ, और काफी जोशीले मूवमेंट्स होते हैं इसमें। इसके अलावा बाउल परंपरा है वहाँ। बाउल, वो तो संगीत से जुड़ा है ना? हाँ, संगीत भी है, नृत्य भी है और एक पूरा जीवन दर्शन, एक अलग ही परंपरा है बाउल। फिर गाजन नृत्य है, जो शिवजी से जुड़ा है। गाजन, ठीक है। और गंभीरा, ये भी एक लोकनाट्य रूप है, जिसमें अक्सर सामाजिक मुद्दे उठाए जाते हैं, व्यंग्य होता है। तुसु, भादु, रंपा, ये भी बंगाल के हैं। समझ गया। तो पुरुलिया छाऊ, बाउल, गजान, गंभीरा, ये वेस्ट बंगाल के हो गए। हाँ, प्रमुख रूप से। तो ये थे कुछ प्रमुख राज्य और उनके लोक नृत्य, उनके थोड़े कॉन्टेक्स्ट के साथ। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नाच गाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारी संस्कृति के, हमारे इतिहास के आईने हैं। सही। और इनके नाम और राज्य याद रखने के साथ ये भी सोचना चाहिए कि ये परंपराएं कैसे बनी होंगी, कैसे विकसित हुई होंगी। वैसे इन नृत्यों के बारे में लिसनर्स और क्या जानते हैं, या उनके अपने क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, इंटरेक्शन होना चाहिए। और एक बात और सोचने वाली है कि ये लोक नृत्य सिर्फ मनोरंजन या कोई रस्म नहीं है। ये उस जगह के इतिहास को, वहाँ के लोगों के सुख दुख को, उनकी फसलों, उनकी युद्धों को, उनकी पूरी कहानी को अपने अंदर समेटे हुए हैं। सही कहा, एक जीती जागती धरोहर है ये। बिल्कुल, एक जीती जागती विरासत। अब मेरा अगला टॉपिक है
भारतीय संगीत वाद्य यंत्र और उनके प्रमुख वादक। हाँ, ये बहुत अहम विषय है। बिल्कुल। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। मतलब एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इन सब में कला और संस्कृति वाले हिस्से में आता है जी। और वैसे भी अपनी संस्कृति को जानने के लिहाज से भी ये बहुत दिलचस्प है। सही कहा। तो भारतीय वाद्य यंत्रों को मतलब मोटे तौर पर कैसे बांटा जाता है? हाँ, देखिए, मुख्य रूप से 4 श्रेणियां हैं। एक तो तत्वाद्य मतलब तार वाले साज, जैसे सितार, सरोद। अच्छा फिर है शुशिर वाद्य जो हवा से बजते हैं, बांसुरी, शहनाई जी। तीसरे अवर्णद्य वाद्य जिन पर चमड़ा मड़ा होता है, परकशन वाले, जैसे तबला, मृदंगम। और चौथे घन वाद्य, ये ठोस होते हैं, चोट करने पर आवाज आती है, जैसे घटम या मंजीरा। अच्छा, तो आज हम कुछ खास वाद्य यंत्रों और उनके जो महारथी कलाकार हैं उन पर बात करेंगे। बिल्कुल, शुरुआत सितार से करते हैं। हाँ, सितार। सितार का नाम आते ही जो पहला नाम दिमाग में आता है वो है पंडित रविशंकर जी। निश्चित रूप से। भारत रत्न 1999 और वो पहले भारतीय थे जिन्हें ग्रैमी मिला है ना? हाँ, 1968 में वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। उन्होंने भारतीय संगीत को पश्चिम से जोड़ा, सितार को एक वैश्विक पहचान दिलाई। और भी तो बड़े नाम हैं सितार में। जी हाँ, उस्ताद विलायत खान साहब, निखिल बनर्जी और पंडित जी की बेटी अनुष्का शंकर, वो भी आज बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, अब सितार के बाद अक्सर साथ सुनाई देने वाला साज तबला। हाँ, तबला। यहाँ तो उस्ताद अल्लाह रखा और उनके बेटे उस्ताद जाकिर हुसैन का जिक्र सबसे पहले करना होगा। जाकिर हुसैन जी, उन्हें तो हाल ही में पद्म विभूषण मिला है 2023 में, और 2002 में पद्म भूषण भी। जी, और इस साल 2024 में तो उन्होंने 3 ग्रामी अवार्ड्स जीते हैं। 3? कौन कौन से? एक पश्तो के लिए, एक एज वी स्पीक के लिए और एक शंकर महादेवन जी के साथ दिस मोमेंट एल्बम के लिए। अरे वाह, मतलब तबले को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। बिल्कुल। विश्व संगीत के मंच पर तबले में और भी गुणी कलाकार हैं, जैसे बिक्रम घोष जी, उन्हें भी पद्म भूषण मिला है, और बनारस घराने के पंडित अनोखे लाल मिश्र जी। अच्छा, घराना मतलब एक खास स्टाइल या परंपरा? हाँ, जो गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ती है। ठीक है, अब आते हैं बांसुरी पर। इसकी आवाज तो बहुत सुकून देती है। जी हाँ, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम कौन नहीं जानता। बिल्कुल। उनकी बांसुरी में जादू है। और पंडित पन्नालाल घोष जी, जिनका एक और नाम अमल ज्योति घोष दी था, उनका योगदान भी बहुत बड़ा है। अब वो वाद्य जिसे मंगल वाद्य कहते हैं, शहनाई। हाँ, शहनाई, शुभ अवसरों का साज। और शहनाई मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। उनके बारे में तो क्या ही कहें। आजादी के पहले दिन लाल किले पर शहनाई बजाई थी उन्होंने। सोचिए कितना ऐतिहासिक पल रहा होगा। और उन्हें भारत के 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले, पद्म विभूषण 1980 में और भारत रत्न 2001 में। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। उनके अलावा अली अहमद हुसैन खान और बागेश्वरी कमर जी का नाम भी शहनाई वादकों में आता है। ठीक है, अब सरोद की बात करते हैं। सरोद, इसमें अलाउद्दीन खान साहब का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। वो मैहर घराने के संस्थापक माने जाते हैं। अच्छा, मैहर घराना। जी, और उनके शिष्यों में उनके बेटे उस्ताद अली अकबर खान और उस्ताद अमजद अली खान जैसे दिग्गज शामिल हैं। सरोद को इन लोगों ने बहुत ऊंचाई दी। और संतूर, वो तो कश्मीर का लोकवाद्य था ना शायद? हाँ, बिल्कुल। उसे शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का श्रेय पंडित शिव कुमार शर्मा जी को जाता है। हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है। जी, उनके बेटे राहुल शर्मा और भजन सोपोरी जी भी संतूर के जाने माने कलाकार हैं। अब सारंगी, इसकी आवाज में एक अलग ही कशिश है। सही कहा। पंडित राम नारायण जी ने सारंगी को एक सोलो इंस्ट्रूमेंट के तौर पर स्थापित करने में बहुत बड़ा काम किया। अच्छा। उस्ताद सुल्तान खान, उस्ताद सावरी खान, ये भी सारंगी के बहुत बड़े नाम हैं। वीणा की बात करें तो इसका इतिहास तो बहुत पुराना लगता है। जी हाँ, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और वो औरंगजेब वाली बात भी है शायद? हाँ, ये दिलचस्प है कि मुगल बादशाह औरंगजेब, जिन्हें संगीत विरोधी माना जाता है, वो खुद भी वीणा बजाते थे। अच्छा, और दक्षिण में एस बालचंदर जी? हाँ, वीणा के लिए एस बालचंदर जी दक्षिण भारत में एक प्रमुख नाम रहे हैं। अब वायलिन, ये तो पश्चिमी साज है, पर हमारे संगीत में खूब रच बस गया है। बिल्कुल, खासकर कर्नाटक संगीत में। टी.एन. कृष्णन जी और लालगुडी गोपाल अय्यर जी, इन जैसे महारथियों ने इसे दक्षिण भारतीय संगीत का अभिन्न अंग बना दिया। और दक्षिण के तालवाद्यों में मृदंगम। हाँ, मृदंगम उमायलपुरम के शिवरामन जी शिखर कलाकार हैं।
पद्म विभूषण से सम्मानित। और आखिर में वो मिट्टी का मटका जैसा वाद्य घटम। घटम, हाँ, टी.एच. विनायकरम जी, जिन्हें प्यार से विक्कू विनायकरम भी कहते हैं। विक्कू विनायकरम जी, उन्होंने घटम को दुनिया भर में पहचान दिलाई। उन्हें 2014 में पद्म भूषण मिला। तो ये तो कुछ झलकियां थी भारत की इस विशाल संगीत विरासत की। कितने सारे वाद्य यंत्र और कितने महान कलाकार। हाँ, और हर कलाकार का अपना अंदाज। एक ही साज से कोई कितनी अलग अलग भावनाएं पैदा कर सकता है ना। बिल्कुल, यही तो कला और कलाकार का रिश्ता है, बड़ा गहरा, बड़ा व्यक्तिगत। जी, तो सुनने वालों से पूछते हैं उनका पसंदीदा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है और क्यों पसंद है। कमेंट्स में जरूर बताएं। अब मेरा अगला टॉपिक है भारत की जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण आंकड़े। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर एसएससी और यूपीएससी के लिए ये आंकड़े मतलब सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जी, तो आज इस चर्चा का मिशन है परीक्षा के लिहाज से सबसे काम के तथ्यों और रुझानों को समझना। बिल्कुल। ये आंकड़े महज संख्याएं नहीं हैं। हाँ, ये भारत की कहानी बयां करते हैं। हमारी आबादी कैसी है, समाज में क्या रुझान है और मतलब नीतियां किस दिशा में बननी चाहिए। परीक्षाओं में अक्सर सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले मान पूछ लिए जाते हैं, तो उन पर खास ध्यान देना होगा। हाँ, तो शुरुआत जनसंख्या से करते हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य खैर हम सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश है। जी हाँ। और सबसे कम वो सिक्किम। सिक्किम, हाँ। केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली सबसे आगे है और लक्षद्वीप सबसे पीछे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला महाराष्ट्र का ठाणे रहा, मुंबई से सटा हुआ है। हाँ, सही। और सबसे कम आबादी दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, और ये बड़े अंतर काफी कुछ बताते हैं ना। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के लिए मतलब प्रशासन और संसाधन बांटना एक बड़ी चुनौती है, जबकि सिक्किम या अरुणाचल जैसे कम आबादी वाले राज्यों की अपनी, आप कह सकती हैं, भौगोलिक और ढांचागत जरूरतें होती हैं। और ठाणे का टॉप पर होना वो साफ दिखाता है कि बड़े शहरों के आसपास आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है। शहरीकरण का असर है। चलिए, अब विकास दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करते हैं। यहाँ कुछ हैरान करने वाले आंकड़े हैं। राज्यों में सबसे तेज वृद्धि दर मेघालय की रही, लगभग 28%। 28%? हाँ, काफी ज्यादा है। और केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली की तो 55% से भी ज्यादा। हाँ, वो तो और भी ज्यादा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात नागालैंड की है। वहां आबादी बढ़ने की बजाय असल में घटी है, लगभग %.5, -0.47%। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इतनी भिन्नता के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रवासन, जन्म दर में अंतर या सामाजिक आर्थिक बदलाव। मेघालय या दादरा नगर हवेली में तेज वृद्धि शायद बाहरी लोगों के आने या ऊंची जन्म दर का संकेत हो। और नागालैंड? हाँ, नागालैंड की नकारात्मक वृद्धि दर पर अलग से सोचने की जरूरत है। ये समझना जरूरी है कि अलग अलग क्षेत्रों में आबादी कैसे बदल रही है। अच्छा, अगला पड़ाव है लिंगानुपात, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। यहाँ केरल का प्रदर्शन तो शानदार है, 1084 महिलाएं। हाँ, केरल हमेशा से बेहतर रहा है इस मामले में। दूसरी तरफ हरियाणा में ये आंकड़ा चिंताजनक रूप से कम है, सिर्फ 879। बहुत कम। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी बेहतर है, 1037, लेकिन दमन और दीव की स्थिति तो बस 618। कितना बड़ा अंतर है। बिल्कुल, और ये आंकड़े समाज का आईना है। केरल का बेहतर लिंगानुपात अक्सर वहां की बेहतर महिला साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाता है। वहीं हरियाणा और दमन-दीव जैसे आंकड़े वो गहरे सामाजिक मुद्दों की तरफ इशारा करते हैं। इन पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। ये महज नंबर नहीं, सामाजिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं एक तरह से। हाँ, सही कहा। इसी से जुड़ा एक और संवेदनशील आंकड़ा है शिशु लिंगानुपात, यानी 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। हाँ, ये और भी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन मिजोरम का है, लेकिन सबसे नीचे फिर से हरियाणा का नाम आता है। फिर से हरियाणा? हाँ। जिलों में देखें तो हिमाचल का लाहौल स्पीति ऊपर है और हरियाणा का झज्जर बिल्कुल नीचे। शिशु लिंगानुपात भविष्य के जनसांख्यिकी संतुलन और समाज में लैंगिक भेदभाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है। हरियाणा में समग्र लिंगानुपात के साथ साथ शिशु लिंगानुपात का भी लगातार कम होना ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इन स्थितियों के मूल कारण क्या है और उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित किया जा सकता है। बिल्कुल। अब साक्षरता दर पर आते हैं।
लिटरेसी रेट? यहाँ भी केरल सबसे आगे है, लगभग 94% साक्षरता के साथ। केरल यहाँ भी टॉप पर? वहीं बिहार में ये दर सबसे कम है, करीब 62%। काफी अंतर है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप टॉप पर है, लगभग 92%, और दादरा व नगर हवेली पीछे। जिलों में मिजोरम का सिरछिप सबसे ज्यादा साक्षर और मध्य प्रदेश का अलीराजपुर सबसे कम। हाँ, साक्षरता और विकास का तो गहरा नाता है। केरल की सफलता दिखाती है कि शिक्षा पर लगातार ध्यान देने के कैसे परिणाम मिलते हैं। वहीं बिहार जैसे राज्य या अलीराजपुर जैसे जिले में कम साक्षरता उन चुनौतियों को उजागर करती है जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है ताकि विकास का लाभ सब तक पहुंचे। सही बात है। और आखिर में जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। राज्यों में बिहार सबसे घना बसा है, 1100 से ज्यादा लोग प्रति वर्ग किमी। बिहार, हाँ, बहुत घना। जबकि अरुणाचल प्रदेश सबसे विरल है, सिर्फ 17 लोग। सिर्फ 17? केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली तो खैर अत्यधिक घनी है, 11,000 से ज्यादा, और वहीं अंडमान निकोबार काफी खुला, 46। सोचिए, एक तरफ दिल्ली का भीड़-भाड़ वाला इलाका, दूसरी तरफ अरुणाचल का खुला पहाड़ी क्षेत्र। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो दिल्ली या बिहार जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में जमीन और बाकी संसाधनों पर भारी दबाव होता है। हाँ, पर ये अक्सर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी होते हैं। हाँ, ये भी है। दूसरी तरफ अरुणाचल जैसे कम घनत्व वाले क्षेत्रों में विकास का बुनियादी ढांचा पहुंचाना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन वहां शायद प्राकृतिक संसाधनों की संभावना ज्यादा हो सकती है। दोनों की अपनी अलग चुनौतियां और अवसर हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे अलग-अलग पैमानों पर भारत में कितनी विविधता है। केरल साक्षरता और लिंगानुपात में बहुत आगे, तो हरियाणा कई जगह पीछे। हाँ, उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी तो सिक्किम की बहुत कम। बिहार का घनत्व बहुत ज्यादा तो अरुणाचल का बहुत कम। परीक्षाओं के लिए ये तुलनात्मक आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। ये आंकड़े हमें भारत की जटिल तस्वीर दिखाते हैं। कहीं बहुत प्रगति है तो कहीं बड़ी चुनौतियां। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये जो हमने अलग अलग क्षेत्रों के बीच इतने बड़े अंतर देखे, जैसे केरल और हरियाणा या बिहार और अरुणाचल के बीच, इन विकास के अंतरालों को पाटने के लिए किस तरह की नीतियां सबसे प्रभावी हो सकती हैं, इन नंबरों के बीच की वास्तविकताओं पर सोचना जरूरी है। सही कहा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।